जय स्वामीनारायण। आज આપણે પૂરક વાચનમાં બીજું ચેપ્ટર છે રાષ્ટ્ર કા સ્વરૂપ, એના વિશેનો અભ્યાસ કરવાનો છે। તો આપણે સૌથી પહેલા જે લેખક પરિચય છે એ જોઈએ। वासुदेव शरण अग्रवाल, जन्म 1904, उसका निधन हुआ है 1960। वासुदेव शरण अग्रवाल ने जन्म लखनऊ विश्वविद्यालय से एमए किया। तदंतर वे सन 1940 ईस्वी सन तक मथुरा के पुरातत्व संग्रहालय के अध्यक्ष पद पर रहे। बाद में उन्होंने पीएचडी तथा डीलिट की उपाधियां प्राप्त की। उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष पद का भी सफलतापूर्वक निर्वाह किया। सन 1951 में ईस्वी सन में वे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कॉलेज ऑफ इंडोलॉजी में प्रोफेसर नियुक्त हुए। बाद में वो प्रोफेसर हुए। वे भारतीय मुद्रा परिषद, भारतीय संग्रहालय परिषद तथा ऑल इंडिया ओरिएंटल कांग्रेस के सभापति रह चुके हैं। भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अन्वेषक तथा इतिहास और पुरातत्व के गहन विद्वान के रूप में वे देश भर में सम्मान पाते रहे हैं। उनकी लिखी हुई और प्रमुख संपादित पुस्तकें इस प्रकार है। जो हमारे वासुदेव शरण जो है लेखक, उसने कौन कौन सी पुस्तक लिखी है उनका लिस्ट दिया गया है। उसने लिखा है उरुज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, कादम्बरी, भारत की मौलिक एकता। राष्ट्र का स्वरूप एक चिंतनात्मक निबंध है। इसमें लेखक ने देश को राष्ट्र बनाने वाले तत्वों की चर्चा की है। भूमि पर बसने वाले जन और जन की संस्कृति थे। यही 3 तत्व है जो एक देश को राष्ट्र बनाते हैं। क्या किया गया कि भूमि पर बसने वाले जो जन और जन की संस्कृति है, यही हमारे देश को एक राष्ट्र बनाता है। इन तीनों का राष्ट्रीय जीवन में महत्व प्रतिपादित करके लेखक राष्ट्र की जनता को यह अनुरोध करता है कि वह इनका मूल्य पहचाने तथा इनका गौरव करे। राष्ट्र के लिए कुछ कार्य हमें करना चाहे, यही बात हमें लेखक ने इस पाठ में वर्णित की है। अब हम पाठ में क्या आता है राष्ट्र के बारे में वो हम देखते हैं। भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, इन तीनों के सम्मिलित के राष्ट्र का स्वरूप बनता है। कि भूमि पर बसने वाला जन और जन की संस्कृति, यह धरती है, धरती पर बसने वाले हम सब लोग हैं और हम सब लोग की एक अलग अलग संस्कृति है। ये सब संस्कृति इकट्ठा होकर एक भारतीय संस्कृति, एक राष्ट्र बन जाता है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है। जो यह धरती है वो किसने बनाई है? देवों ने बनाई है। वह अनंत काल से है, कई काल से है, कई समय से है, वो हमें पता भी नहीं है कितने सालों से यह धरती है। उसके भौतिक रूप, सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सचेत होना हमारा आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागृत होंगे उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। समस्त जो ये सारी पृथ्वी है, सिर्फ और सिर्फ भारत देश या कोई भी और अलग देश उसकी बात नहीं करा, सारी भूमि की, सारी धरती की बात करने की बात आई है। जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ नहीं जुड़ी वह निर्मल होती है। राष्ट्रीयता जड़े पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतना ही राष्ट्रीय भाव का अंकुर पलवलित होगा। इसलिए पृथ्वी के भौतिक स्वरूप के अधोपात जानकारी प्राप्त करना, उसकी सुंदरता, उपयोगिता और महिमा को पहचानना आवश्यक धर्म है। उदाहरण के लिए पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रति वर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सिंचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्तित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। कि भाई जो हमारा राष्ट्र है वो राष्ट्र हम कब बना सकेंगे कि हमारा जो राष्ट्र है वो बड़ा है, हमारा जो राष्ट्र है वो अच्छा है, तो यह राष्ट्र जो है उस राष्ट्र को समर्पित होना भी हमारा कर्तव्य बनता है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा।
तो हमें यहाँ क्या करना कहा है कि उन राष्ट्र जो है, इस प्रकार हम चारों ओर से हमारे ज्ञान जो है उस ज्ञान को हमें बढ़ाना चाहिए। जो हमारा ज्ञान है उसे जो यहाँ से राष्ट्र को देखकर करा गया है, उस राष्ट्र को हमने कहाँ तक पहुँचाना है वो बात भी हमें इस लेखक ने बताई गई है। धरती माता की खोज में जो अमूल्य निधियां भरी है, जिनके कारण वसुंधरा कहलाती है, कि धरती माता है उनकी कोख में कई सारी, जो हमारी धरती माँ हमें बहुत कुछ देता है, जो भी हमें चाहिए हमारे जीवन में। जो खेडूत लोग हैं वो सब कुछ वहाँ पकाकर हम जो भी खाना खाते हैं, जो खनिज तत्व हमें मिलता है, जो धन धान्य मिलता है, वो सब कुछ धरती से ही हमें मिलता है। उसके कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। कि लाखों करोड़ों वर्ष के धातुओं भी हमारी धरती से ही हमें मिलता है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले विंध्य की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप में चिकलते रहते हैं। उन सिलवटों को जब चतुर कारीगर पहलदार कदाव पर लादे हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। पृथ्वी और आकाश है, उन सबके प्रति चेतना और स्वागत के नए भाव राष्ट्र के केवल चाहिए। राष्ट्र के नवयुवक के हृदय के उन सबके प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए समान है। यहाँ क्या कहा गया है कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा कि जो धरती के बारे में जानना नहीं चाहेगा, धरती के बारे में कुछ पहचानना नहीं है। कि लाखों हजारों वर्षों से हमें जो भी खनिज मिलता है, जो भी कुछ मिलता है, वो धरती से मिलता है। तो जो धरती है, जो पृथ्वी है, वो हमें बहुत कुछ देती है। कई नदियाँ वहाँ पहाड़ों से निकलती है, कितनी अच्छी प्रकृति है, कितना अच्छा सब कुछ यहाँ धरती पर है। तो धरती के बारे में हम जितना भी सोचे उतना कम है। और जब तक हम धरती के बारे में नहीं सोच सकते, तो समझ लेना कि अब हम सोए हुए, यानी कि हमें कुछ भी नहीं पता। तो राष्ट्र के लिए हमें यह कुछ करना चाहिए। विज्ञान और उद्योग दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया टाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। कि हम चलो हमारे राष्ट्र को अच्छा बनाना है, हमारा राष्ट्र ऐसा होना चाहिए, हमारा देश ऐसा होना चाहिए, हमारी धरती ऐसी होनी चाहिए। लेकिन कब होगी ऐसा? जब आप, हम और अन्य लोग, सब लोग इकट्ठा होकर हमारे देश के लिए, हमारे राष्ट्र के लिए कुछ भी करना चाहेंगे, तब भी ये होगा। कोई एक व्यक्ति से कार्य नहीं होगा, यह संगठित कार्य, यानी कि सब लोग इकट्ठा होकर ये कार्य कर सकते हैं। परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ना चाहिए। जो भी कार्य करना है, परिश्रम, जो लोग परिश्रम करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। हमारा ये ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ है, उनमें से कहीं भी इस कार्य में भाग लिए बिना न रहे। यानी कि जो हमारा राष्ट्र है, उस राष्ट्र को यदि अच्छा करना है, तो हमारे राष्ट्र में, हमारे देश में जितने हाथ है, आप जितने लोग हैं, वो सब लोग एक साथ कार्य करने का जब निर्णय लेंगे, तो हमारा राष्ट्र चौक्कस आगे आएगा। मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र के दूसरे अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र को कल्पना असंभव है। पृथ्वी हो और राष्ट्र किया गया है कि राष्ट्र हो और धरती हो, लेकिन राष्ट्र, यहाँ धरती पर रहने वाला कोई मनुष्य ही नहीं होगा, तो इसे राष्ट्र कह सकते नहीं है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र को कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः संस्कृतનું વાક્ય છે, બરાબર। भूमि माता है, मैं उसका पुत्र हूँ।
जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। यानी कि यहाँ क्या कह रहा है कि माता भूमि है और अहम यानी कि આપણે બધા જ એમના પુત્ર છે, એમના સંતાનો છે। જ્યારે આપણે આવી ભાવના રાખીએ છીએ ત્યારે જ આપણું રાષ્ટ્ર છે એ થાય છે। यह भाव सशक्त रूप में जागता है तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करते हैं। जहाँ यह भाव नहीं है वहाँ जन और भूमि का संबंध ही इसी क्षण आनंद और श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रमाण भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। यह प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। इसी दृढ़ भीति पर राष्ट्र का भवन तैयार किया जाता है। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिर जीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्य के कर्तव्यों और अधिकारों का उदय होता है। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार है। माता के प्रति अनुराग और सेवा भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य है। वह एक निष्कारण धर्म है। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधःपतन को सूचित करता है। जो धन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है उसे अपने कर्तव्य के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। यानी कि जब आप सोचते हैं कि मैं राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहता हूँ तो सबसे पहले राष्ट्र को हम आबाद कैसे रखें, राष्ट्र को हम ऊंचा स्थान कैसे दें, यही भावना यही सोच हमारी होनी चाहिए। माता अपने सभी पुत्रों को समान भाव से चाहती है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर है। उनमें उच्च और नीच का भाव नहीं है। माँ है, माँ के लिए एक बच्चा हो, दो बच्चे हो या कई सारे बच्चे हो, सब एक ही होते हो और सबको प्यार हो इतना ही करती है। जो पहले को करता है उतना ही वो जो भी है उतने बच्चे को प्यार। तो हमारी धरती है वो माता है, तो माता भी हम सबको एक अच्छी तरह से प्यार देती है। तो जो मातृभूमि के हृदय के साथ जुड़ा हुआ है वह समान अधिकार का भागी है। पृथ्वी पर निवासी करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर और जनपद, पुर और गांव, जंगल और पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरे हुए हैं। ये जन उनके प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और उनके धर्मों के मानने वाले हैं। फिर भी वे मातृभूमि के पुत्र है और उस कारण का सौहार्द भाव अखंड है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से जन एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भी भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जाति के लिए समान क्षेत्र है। इसलिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। यानी कि यहाँ यह कहना चाहते हैं हमारे लेखक कि जो लोग परिश्रम करेगा, मेहनत करेगा, जो राष्ट्र का हित इच्छेगा वही व्यक्ति अपना भी उन्नति के शिखर तरफ अपने आप को भी ले जाएगा और उस राष्ट्र को भी ले जाएगा। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युगों युगों में जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन का श्वास प्रश्वास है। बिना संस्कृति के जन की कल्पना बंधन मात्र है। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है। हमारी संस्कृति क्या है वह हमें पहचानना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति हमें और कोई भी देश की संस्कृति, पाश्चात्य जो संस्कृति है उसे हम कई बारों में हमें सोचा है, कई हम अपनाते भी है, लेकिन हमारी भारतीय वो अच्छी लगे तो अपनाना चाहिए, लेकिन हमारी भारतीय जो संस्कृति है वो हमें कभी भूलनी चाहिए नहीं। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की बुद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र जो रूप है वे भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र का लोप समझना चाहिए। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। भूमि पर बसने वाले जन से ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है दोनों के रूप में हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। यानी कि यहाँ यह है कि जो हमारा कर्म है वो हमें निभाना चाहिए। जैसा हमारा कर्म होगा वैसे ही हमें
सफलता मिलेगी। यानी कि कर्म है वो अच्छा होना चाहिए, हम राष्ट्र के लिए अच्छा ही सोचें, हमें हमारे राष्ट्र के लिए कभी भी हमें बुरा सोचना चाहिए नहीं कि हमारा राष्ट्र। यदि आप बड़े होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने या अच्छे टीचर्स बने, प्रोफेसर बने, तब भी जब भी आप किसी को पढ़ा रहे, किसी को भी आप आपकी ट्रीटमेंट दे रहे, डॉक्टर बन गए, तो भी उसमें आपका अंदर एक दया की भावना होनी चाहिए, ताकि उसमें ऐसा आपका कर्म अच्छा होगा, ताकि आप बड़ा नाम होगा और आपका राष्ट्र का नाम भी आगे बढ़कर आप ऊंचा ला सकते हैं। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदभ्य भाव से उठते हुए परस्पर सम्मिलित से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृति के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते। जिस प्रकार जलों की अनेक प्रवाह नदियां के रूप में मिलकर समुद्र के एक रूप प्राप्त करते, उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में सम्मान प्राप्त करते हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप है। यहाँ क्या कहा गया है कि नदी, कई नदी है हमारे भारत में, कई नदियां है, सब नदी पहाड़ों से नीचे आती है, लेकिन सब नदी एक जगह मिलती है जहाँ समुद्र है, वहाँ सब नदी इकट्ठा हो जाते हैं। तो इस तरह इस भारत देश में, इस राष्ट्र में कई लोग हैं, कई ज्ञाति है, कई संस्कृति है, अलग अलग संस्कृति है, अलग अलग राज्य है। तो ये सब राज्य, सब लोग इकट्ठा होकर हमारा भारत का एक राष्ट्र बनता है, और यह राष्ट्र की हमारी एक संस्कृति है, और हमारी संस्कृति यही है, और हमारी सोच भी यही होना चाहिए कि हमारा राष्ट्र है, जो भी राष्ट्र हमारा है वो आगे आए। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। गांवों और जंगलों में स्वच्छ जन्म लेने वाले लोकगीतों में तारों के नीचे विकलित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। जैसा राज्य है वैसी संस्कृति है। सब राज्यों में अलग अलग संस्कृति है, लेकिन सब राज्य एक हो जाता है तब हमारा एक राष्ट्र बन जाता है, और हमारी राष्ट्र की परंपरा, हमारे राष्ट्र की संस्कृति बहुत ही अच्छी है। यानी कि हम लोग जिस राष्ट्र में, जिस देश में रहते हैं, उस देश का जो भावी है वो उज्जवल बने, ऐसी ही हमारी सोच होनी चाहिए। पूर्वजों ने चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ भी पराक्रम किया है, उस सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं और उसके तेज को अपने भावी जीवन में साक्षात देखना चाहते हैं। हमारा देश है वो अब भी उन्नति के तरफ ही था जब तक था, लेकिन अब आगे भविष्य में भी उन्नति की तरफ हो, ऐसा ही हम सोचेंगे। जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भारपूर नहीं है, जहाँ भूत वर्तमान का जकड़ रखना नहीं चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्ट करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है, उस राष्ट्र का हम स्वागत करते हैं। तो यहाँ हमारे राष्ट्र की जो भावना है हमारे प्रति और हमारा जो राष्ट्र का स्वरूप है, इस बारे में हमने जो भी बात की है, हमारे जो लेखक है पर वासुदेव शरण जी ने हमारे राष्ट्र के लिए हमें कुछ, वो भी कुछ करना चाहते हैं, हमें भी कुछ करना चाहिए, और हमारे राष्ट्र के जो बारे में हमारी जो सोच है वो बढ़िया होनी चाहिए। तो હવે આપણે આ બીજો જે હિન્દીનો પાઠ છે એ અહીંયા પૂર્ણ કરીએ છીએ। ત્યાર પછીનું જે ચેપ્ટર છે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આવશે। ત્યાં સુધી જય સ્વામિનારાયણ।